नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर आनंद एक बार पुनः न्याय पर चर्चा के अपने इस वीडियो को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का विषय न्यायिक बिरादरी से जुड़े हुए लोगों और इन लोगों की संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के प्रति अपने असंतोष को उजागर करने वाला है। इसके साथ ही साथ न्यायिक प्रक्रिया के सामान्य हितग्राही अर्थात भारत के नागरिक और न्यायपालिका की तटस्थता के प्रश्न को भी उजागर करने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और यह तीनों ही अंग भारत के संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित या संचालित किए जाते हैं। जहाँ तक संवैधानिक न्यायालयों का प्रश्न है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालयों को संवैधानिक न्यायालयों का दर्जा दिया गया है और इन न्यायालयों के प्राधिकारियों को न्यायमूर्ति के नाम से पुकारा जाता है। न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में आज सामान्य नागरिक इसके साथ ही साथ न्यायिक जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों के मन भारी असंतोष है और इसका मुख्य कारण है वर्तमान समय में न्यायालय के इन प्राधिकारी अर्थात न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसे हम कोलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जरा हम इसके समझें अगर, तो भारत के संविधान के प्रावधान, जैसा कि मैंने कहा कि सभी सरकार के सभी अंगों पर सामान्य तरीके से लागू होते हैं और ये सभी अंग इन प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु बाध्य हैं। जहाँ तक न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया का सवाल है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 217 बात करता है। जहां हम अगर संविधान के प्रावधानों को देखें, तो इन प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का जो अधिकार दिया गया है, वह पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। अगर हम इन प्रावधानों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उन न्यायमूर्तियों से परामर्श करने के पश्चात जिन्हें वो उचित समझे, किसी भी व्यक्ति को जो योग्यता धारण करता है उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और यह प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, अर्थात आज़ादी के उपरांत 1950 में जब फेडरल न्यायालय को भारत का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, उसके उपरांत ही यह एक प्रक्रिया चली जो जुडिशियल प्रेसिडेंट भी बन गई। सन 1982 तक इस प्रक्रिया का अनुपालन किया गया और सर्वप्रथम एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1982 में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वास्तविक रूप में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्वाचित किया गया कि भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, अर्थात जो मुख्य शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है कि किस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया जाए। इसके उपरांत कुछ परिवर्तन आए हैं। जो द्वितीय जजेस ट्रांसफर केस है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, और इसमें 1993 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया गया कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रदत्त किए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। यह पहला अवसर था जहां उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया कि यद्यपि की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, परंतु वह इसका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार ही भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में नियोजित कर सकता है। इसके उपरांत यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति
का परामर्श उसका एकल परामर्श है। इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान में वर्णित अनुच्छेद 143 की प्रक्रिया का 143 की शक्ति का उपयोग करके परामर्शकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग उच्चतम न्यायालय से करने के लिए कहा, और इस मामले का नाम है इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, जो निर्णित हुआ 1999 में। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा न्यायमूर्ति नियोजित करने के लिए हेतु बाध्य है अथवा नहीं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रदान किए गए परामर्श के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को ऐसे संवैधानिक न्यायालयों में बतौर न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकता है, किंतु न्यायमूर्ति की यह सलाह एकल सलाह नहीं होगी, अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के संबंध में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिले हुए एक पैनल से डिस्कस करेगा और उसके उपरांत जो बहुमत का निर्णय होगा उसी नाम को राष्ट्रपति के समक्ष न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति करने हेतु भेजा जाएगा। इस पैनल को ही कॉलेजियम सिस्टम कहा गया, और इस मामले में यह भी निर्णित किया गया कि यदि 2 से अधिक न्यायमूर्ति किसी नाम पर सहमत नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ऐसे व्यक्ति का नाम न्यायमूर्ति हेतु राष्ट्रपति को नहीं भेज सकता। और जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के संबंध में प्रश्न है, तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायमूर्तियों से परामर्श करने के पश्चात ही किसी नाम को राष्ट्रपति के पास भेजता है। और यदि किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना है तो ऐसे संबंध में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति 4 वरिष्ठ न्यायमूर्तियों के परामर्श और इसके साथ साथ वह उच्च न्यायालय जहां से न्यायमूर्ति को भेजा जा रहा है और उस उच्च न्यायालय जहां पे न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जा रही है, इन दोनों ही उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति को पैनल में रखेगा और इस कॉलेजियम के हिसाब से जो नाम सुझाया जाएगा उसे भारत के राष्ट्रपति के पास नियुक्ति हेतु भेजा जाएगा। यद्यपि कि यह एक प्रणाली काफी लंबे समय से पालन की जा रही है, किंतु एनडीए की सरकार बनने के उपरांत ही भारत के संविधान में 99वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसी संस्था को भारत के संविधान में निहित किया गया था ताकि न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की जा सके, जिसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2015 के केस में चैलेंज किया गया और उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया कि कॉलेजियम सिस्टम एवं न्यायपालिका की तटस्थता भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है। अतः 99वां संविधान संशोधन एवं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015 असंवैधानिक है। भारत के संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय दिया गया, जिनके कुछ आधार भी आपके समक्ष रखना आवश्यक है। इस निर्णय का प्रभाव ये है कि जिस कॉलेजियम प्रणाली का अनुपालन काफी लंबे समय से किया जा रहा था, उसी के तहत अब आगे भी न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की जाएगी, चाहे प्रश्न उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में हो या भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के संदर्भ में। अब इस असंतोष की भावना क्यों है? इस असंतोष की भावना का मुख्य कारण ये है कि यदि आप संविधान के प्रावधानों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माताओं ने यह अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखा था और राष्ट्रपति की यह शक्ति थी कि वह किस व्यक्ति को भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त करना चाहता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में शब्द का प्रयोग किया गया है, जो राष्ट्रपति को एक
डिस्क्रिशनरी पावर देता है, जिसके आधार पर वह मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार। किंतु उच्चतम न्यायालय, जो कि संविधान का संरक्षक है, अपने निर्वचन की शक्ति का प्रयोग करते हुए नियुक्ति की गेंद को राष्ट्रपति के पाले से अपने पाले में रख लिया और इसके परिणाम हमें देखने को भी मिल रहे हैं। भारत के नागरिक, जो कि वास्तविक हितग्राही हैं न्याय के, उनके मध्य भी असंतोष की भावना है। इसके साथ साथ न्यायिक बिरादरी के लोगों के मध्य भी असंतोष की भावना है। कुछ आधार मैं आपके समक्ष रखना जा रहा हूं, जिससे यह प्रतीत हो जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रक्रिया में न्यायालय की तटस्थता कहीं ना कहीं धूमिल जरूर हुई है। अब हम बात करें कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जब हम न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करते हैं तो पूरी तरह से पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि भारत के संविधान अनुच्छेद 124 के आधार पर कोई व्यक्ति जो 5 वर्षों तक लगातार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या 10 वर्षों तक जिसने उच्च न्यायालय में वकालत की है, वो उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति नियुक्त होने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, उसके लिए योग्यतावान है। और कॉलेजियम सिस्टम किन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को न्यायमूर्ति के रूप में सुझाता है, इस संबंध में कोई भी स्पष्टता कॉलेजियम प्रणाली नहीं दे पाती। यह एक आधार है जिसके लिए इस चर्चा को करना आवश्यक है। दूसरी बात हम करें कि कोई भी सामान्य नागरिक, जो भारत का सामान्य नागरिक है, उसकी कोई भी सहभागिता इस प्रणाली में नियुक्ति के संदर्भ में नहीं हो रही। अर्थात जो भारत का मुख्य हितग्राही है, जो हित को धारक करता है, उसकी किसी भी प्रकार से सहभागिता नहीं है। भारत के संविधान में विभिन्न संस्थाओं का वर्णन किया गया है, जहां के मुख्य अधिकारी और पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, जो कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, जिसे हम इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करती है। तीसरा जो आधार है कि ये कॉलेजियम कॉम्पिटेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी के मध्य एक गतिरोध या कन्फ्लिक्ट की बात है। कॉलेजियम कॉम्पिटेंसी या कॉलेजियम योग्यता क्या है, ये सिर्फ कॉलेजियम के मेंबर्स ही जानते हैं, जबकि संवैधानिक योग्यता मात्र 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रहने की बात पर है या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के आधार पर निर्धारित है। तो ये कॉलेजियम कॉम्पिटेंसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी तो सबके लिए सामान्य है, तो सुझाए गए नामों में से कुछ विशेष लोगों का नाम ही क्यों नियुक्ति के लिए दर्शाया जाता है? अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के नाम को सुझाते हैं और किसी व्यक्ति के नाम को नहीं सुझाते, और चूंकि उन सुझाए गए नामों को भारत का राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य भी है इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस के आधार पर, तो कहीं ना कहीं इसमें न्यायपालिका की तटस्थता प्रभावित होती दिखाई देती है। अन्य आधार की बात करें तो जेंडर न्यूट्रलिटी भी एक बहुत बड़ा आधार है। भारत के उच्चतम न्यायालय में यदि हम महिला न्यायमूर्ति की संख्या पर चर्चा करें तो यह पुरुषों के अनुपात में अत्यधिक न्यून है। इतना ही नहीं, आज तक अर्थात इन 74 वर्षों तक भारत का मुख्य न्यायमूर्ति कोई भी महिला नहीं हो सकी। यह अपने आप में एक सोचने वाला प्रश्न है कि क्या भारत की महिलाएं इस योग्य नहीं कि वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पद को धारित कर सकें। इसके साथ ही साथ भारत के संविधान अनुच्छेद 124 में जिन योग्यताओं का वर्णन किया गया है न्यायमूर्ति होने के लिए, उसमें एक योग्यता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में अत्यधिक योग्यता धारण करता है, अर्थात अगर हम कहें तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, यानी लब्ध प्रतिष्ठित विधिविद है, तो वह भी व्यक्ति नियुक्त हो सकता है। किंतु आज तक भारत में किसी भी व्यक्ति
किसी भी एकेडमिशियन को इस आधार पर नियुक्ति के लिए नहीं पुकारा गया। तो इसका अभिप्राय क्या हम ये समझें कि वो व्यक्ति जो पाठन पठन में है यानी एकेडमिक्स में है, क्या वो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बनने की योग्यता धारित नहीं करते, जबकि वो बहुत बड़े बड़े जूरिस्ट भी हैं? क्यों इस आधार पर आज तक नियुक्ति नहीं हुई, यह एक प्रश्न है। इसके उपरांत यदि हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का कोई भी योगदान इसमें नहीं है। यद्यपि कि संविधान के अनुच्छेद 124 में स्पष्ट प्रावधान है कि यह राष्ट्रपति के विवेक पर है कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह को स्वीकार करे अथवा ना करे। इसके उपरांत भी राष्ट्रपति के पास इस संबंध में कोई भी अधिकार नहीं है एवं सभी अधिकार न्यायपालिका ने ही अपने पास धारित रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें तो एक गंभीर प्रश्न इस बात पर भी उत्पन्न होता है कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति का अधिकार किसे है? प्रत्येक उस व्यक्ति को जो योग्यता धारित करता है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारी नियुक्तियों में समानता का अधिकार देता है। तो किस आधार पर किसी व्यक्ति को हटाया जा रहा है? क्या इसके संबंध में कोई प्रतियोगी परीक्षा हो रही है? और अगर नहीं भी हो सकती है तो किन आधारों पर नियुक्ति की जा रही है? अब यह प्रश्न उठता है कि क्या संवैधानिक न्यायालय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आते हैं? तो उत्तर है हाँ, कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि जितने भी अन्यायिक कार्य हैं, अर्थात जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, उन प्रशासनिक कार्यों में उच्चतम न्यायालय भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आता है। अतः हमारा संवैधानिक अधिकार जो नियुक्तियों में समानता की बात करता है, वहां भी कार्यान्वित किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। और किस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जा रही है योग्यतावान प्रतिभागियों में से, इस बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं है, जो संदेह का प्रश्न उत्पन्न करता है। मेरे विचार में ये आधार अत्यधिक है इस प्रणाली को चुनौती देने के लिए। आपके ऊपर मैं चर्चा को छोड़ता हूं, अपनी राय भी मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।